भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इंडिया में जो फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। भारत में जो मूल अधिकार है उसको संविधान परिभाषित नहीं करती है। संभवतः इसके पीछे 2 कारण होंगे। एक तो अगर मूल अधिकार डिफाइन हो जाएगा, फंडामेंटल राइट डिफाइन हो जाएगा, तो फिर इसे लेजिस्लेचर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। यदि मूल अधिकारों को एक बार परिभाषित कर दिया जाए तो संभवतः विधायिका इसे निर्बंधित कर सकती है। दूसरा, मूल अधिकार एक डायनेमिक अधिकार है। मूल अधिकार एक गतिशील अधिकार है और ये समय के साथ गतिमान होता रहता है, इसलिए इसको डिफाइन करके कंपाइल नहीं किया जा सकता, इसको परिभाषित करके परिसीमित नहीं किया जा सकता। दुनिया में जो मूल अधिकारों का पहला अध्याय लिखा गया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट इन 1215 में बाई मैग्ना कार्टा चार्टर। ब्रिटिश जनता को जो है मैग्ना कार्टा चार्टर द्वारा कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए, लेकिन ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट थे, पूर्णतः थे। इसलिए भारत में मूल अधिकारों का प्रावधान इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा चार्टर से न लेकर हमने अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया। 1789 में अमेरिका का बिल ऑफ राइट पास किया गया, जिसके द्वारा अमेरिकन नागरिकों को कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स, कुछ जो है मूल अधिकार दिए गए। और ये अमेरिकन बिल ऑफ राइट में जो फंडामेंटल राइट मूल अधिकार दिया गया है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो निर्बंधित है। इसलिए भारत में फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका के बिल ऑफ राइट पर बेस्ड है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो मूल अधिकार हैं वो 14 to 32 दिए गए हैं। 14 से 32 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। 12-13 वो एक अलग व्यवस्था है। तो ये जो 14 से 32 तक मूल अधिकारों का जो प्रारूप दिया है, 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। 6 टाइप फंडामेंटल राइट गिवन इन पार्ट 3। पहला है राइट अगेंस्ट इक्वलिटी, समता के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मूल अधिकार जो है वो समता के बारे में, राइट अगेंस्ट इक्वलिटी या समता का अधिकार। सेकेंड पार्ट ये है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 to 20 ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में प्रावधान करता है। 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धारा 23-24 ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता है। एंड 25 to 28 टॉक्स अबाउट द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। जो धारा 25 से 28 है वो व्यक्तियों के धार्मिक स्वतंत्रता का बात करता है। एंड 29 and 30 अनुच्छेद 29-30 शिक्षा संस्कृति का अधिकार देता है, राइट अबाउट द एजुकेशन एंड कल्चर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट राइट इट सेल्फ, सेक्शन 32 अनुच्छेद 32 स्वयं में एक पृथक अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है, संवैधानिक उपचारों की बात करता है। तो अनुच्छेद 32 सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसे एक ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इसीलिए आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये मूल अधिकारों को लागू करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। तो सेक्शन 14 to 32 टॉक्स अबाउट द टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 14 से 32 तक मूल अधिकारों के प्रकार की बात करता है। देयर आर 6 टाइप ऑफ राइट इन गिवन आर्टिकल 14 to 32 इन चैप्टर 3, जो अध्याय 3 है, भाग 3 है। इसमें कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22,
23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 शिक्षा संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 स्वतः जो है वो मूल अधिकारों के क्रियान्वयन या प्रवर्तन का अधिकार, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। तो पूरे संविधान में जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी देश के नागरिक सरकार के अगेंस्ट इन्हीं फंडामेंटल राइट, इन्हीं मूल अधिकारों के आधार पे अपने जो है डेवलपमेंट को, अपने जो है लाइवलीहुड को, अपने विकास को, अपनी आजीविका को संचालित करते हैं। तो भारत में ये जो पार्ट 3 है वो सिटीजन्स और पब्लिक को एक सेफगार्ड दिया गया है। ये भाग 3 का जो प्रावधान है, नागरिकों को एक सुरक्षा कवच दिया गया है। राज्य के खिलाफ नागरिकों को सुरक्षा कवच के रूप में मूल अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 सबसे पहले स्टेट डिफाइन करता है, चूंकि राज्य ही वो पावरफुल जो इंस्टीट्यूशन है, राज्य ही वो शक्तिशाली व्यवस्था है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर सकती है। इसलिए संविधान का सबसे पहला आर्टिकल 12 वो नागरिकों के मूल अधिकारों को जो है डिफाइन करने से पहले वो राज्य को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 टॉक्स अबाउट द स्टेट। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है, अ यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स पार्लियामेंट। भारत की संसद एवं उसकी जो भारत संघ एवं उसकी संसद राज्य की पहली परिभाषा है। स्टेट, मेनी स्टेट इन इंडिया, जो राज्य हैं, एंड इट्स लेजिस्लेचर, राज्य एवं उनकी विधायिका, ये भी राज्य की परिभाषा में है। ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकारी, एंड अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकारी, ये 4 राज्य की परिभाषा हैं। यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स पार्लियामेंट, भारत संघ, राज्य डिफाइन है। राज्य और इसकी विधायिका ये भी डिफाइन है। लोक प्राधिकारी ये भी डिफाइन है। जो कंट्रोवर्सी या जो डिस्प्यूट जनरेट होता है वो अदर अथॉरिटी को लेके होता है। जो अन्य प्राधिकारी शब्दावली है, इसी को लेकर विवाद होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णयों के द्वारा ये परिभाषित करने का प्रयास किया है कि अन्य प्राधिकारी का अभिप्राय है अदर अथॉरिटी मीन्स कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन और बॉडी जो लॉ मेकिंग पावर रखता है, यानी ऐसी कोई संस्था जो विधि बनाने की शक्ति रखती है, वो इन विधियों का क्रियान्वयन कर सकती है और उल्लंघन होने की स्थिति में पनिशमेंट सैंक्शन अप्लाई कर सकती है। ऐसी संस्था को राज्य कहा जाएगा। जैसे बोर्ड है, जैसे कॉरपोरेशंस है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को भी राज्य मान लिया है। कुछ केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि यूनिवर्सिटी स्टेट है। शांताबाई वॉज स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी इज नॉट स्टेट, बट उजमाबाई वॉज स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यूनिवर्सिटी स्टेट है। ऐसे ही नरेश वॉज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी इज नॉट स्टेट, परंतु AR अंतुले वर्सेज RS नायक के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर से ही क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर हम न्यायपालिका को राज्य मान लेते हैं तो उसके अगेंस्ट रिट एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो जब तक नरेश का केस रिवर्ट नहीं होता है तब तक यही हम कंक्लूड करेंगे कि न्यायपालिका जुडिशरी राज्य नहीं है। तो स्टेट को डे बाय डे कोर्ट ने डिफाइन किया है। एग्जैक्ट परिभाषा के बावजूद भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसे राज्य के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजोनाथ गांगुली के केस में यह डिसाइड किया कि जितने भी कॉरपोरेशंस हैं या गवर्नमेंट कंट्रोल बोर्ड हैं ये सभी राज्य की परिभाषा में आएंगे। तो आर्टिकल 12 राज्य को डिफाइन करता है बिकॉज इन जनरल केस में सामान्यतः जो है फंडामेंटल राइट राज्य के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होता है। हाँ, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो इंडिविजुअल या पर्सन के अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16
आर्टिकल 17, ये सारे फंडामेंटल राइट व्यक्ति के खिलाफ भी लागू हो सकते हैं, बट इन जनरल मूल अधिकारों का प्रवर्तन हम राज्य के खिलाफ करते हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट पार्ट 3 का पहला आर्टिकल 12 राज्य को डिफाइन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 13, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद 13। ये जो है फंडामेंटल राइट के लिए एक बैकबोन के रूप में काम करता है। इसी आर्टिकल 13 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट कहा गया है। इसी अनुच्छेद 13 के बिहार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है, बिकॉज बाई जुडिशियल रिव्यू और बाई जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट डे बाय डे इस फंडामेंटल राइट को एग्जीक्यूट करती है, इंटरप्रेटेट करती है और इसको जो है एलोबरेट भी करती है। इसी जो है अनुच्छेद 13 के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन मूल अधिकारों का विस्तृत निर्वचन करता है, इसके आयाम को विस्तृत करता है, इसकी परिभाषा को व्यापक बनाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया गया है। और इसी अनुच्छेद 13 में जब इसके क्लास 1 क्लास 2 को हम एनालाइज करते हैं तो हमें जुडिशियल रिव्यू मिलता है। बेसिकली जो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है। सर्वप्रथम न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा अमेरिकी परिसंघीय न्यायालयों से लिया गया है, परंतु भारत में ये स्वतः अनुच्छेद 13 में निहित है। भारत में मूल अधिकारों की अवधारणा अनुच्छेद 13 में स्वतः निहित है, क्योंकि यदि कोई कार्यपालिका या कोई विधायिका मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय विधायिका या कार्यपालिका द्वारा बनाई गई विधियों का इस कसौटी पर परीक्षण करे कि क्या ये विधियां मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं। यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो परीक्षण है, एग्जामिनेशन है ऑन बिहाफ ऑफ द फंडामेंटल राइट, इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अभिप्राय है जब न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए विधियों का मूल अधिकार की कसौटी पर परीक्षण करता है तो इसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। आर्टिकल 13 में 2 क्लास हैं। आर्टिकल 13 क्लास 1 ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। अनुच्छेद 13 खंड 1 संविधान पूर्व विधियों की बात करता है। इसके अनुसार यदि कोई विधि संविधान से पूर्व बना है, यानी भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित होता है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 जनवरी 1950। तो यदि कोई लॉ जो है 26 जनवरी 1950 के पूर्व बना है और वो लॉ वो विधि फंडामेंटल राइट के प्रोविजन के अगेंस्ट है, वो विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ये विधि उस सीमा तक जो है ग्रसित हो जाएगा, इक्लिप्स हो जाएगा बाय फंडामेंटल राइट। इसीलिए क्लास 1 को डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स या ग्रसन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लास 2 जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए है, यानी संविधान निर्माण के बाद यदि कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, संविधान बनने के बाद कोई विधि नियम पर नियम आदेश अध्यादेश मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो ओवरऑल टोटल लॉ वाइड नहीं होगा, पूरी विधि शून्य घोषित नहीं की जाएगी, परंतु उस सीमा तक वो लॉ वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसीलिए इस क्लास को हम लोग ये कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अर्थात पृथक्करण का सिद्धांत। तो अनुच्छेद 13(2) में पृथक्करण के सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकारों द्वारा
उन विधियों को जो है शून्य घोषित कर दिया जाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं। तो 13A ग्रसन का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत, 13(2) जो है पृथक्करण का सिद्धांत, या जो है इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरलिटी भी कहा जा सकता है। और विधि क्या है, इसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 13(3) में विधि की परिभाषा दी गई है। विधि मतलब आदेश, अध्यादेश, अधिनियम, परिनियम, रूढ़ि और सभी विधियां इसमें शामिल हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ है? इस संविधान संशोधन को विधि या प्रक्रिया के रूप में निर्णित करने के लिए हमें 3-4 केसों को सोपानिक रूप में देखना होगा, क्योंकि 3-4 केसेस के द्वारा ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया है कि संविधान संशोधन 368 में दिया गया है वो प्रोसेस है, प्रोसीजर है या वो लॉ है। अगर संविधान संशोधन विधि हो जाएगा तो वो जो है अमेंडमेंट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट वाइड हो जाएगा, और अगर ये प्रोसेस या प्रोसीजर है तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं हम बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। संविधान संशोधन के द्वारा हम मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। इसलिए बाई इंटरप्रिटेशन ये डिसाइड किया गया है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एट प्रेजेंट टाइम। संविधान संशोधन का आज क्या स्थिति है, ये लॉ है या प्रोसीजर है। फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन राइज हुआ शंकरी सिंह वर्सेस भारत संघ। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन प्रोसीजर है, ये लॉ नहीं है। परंतु उसके बाद फर्दर ये क्वेश्चन राइज हुआ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन को रिवाइज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन एक प्रक्रिया है, ये विधि नहीं है। लेकिन इसी के बाद भारत में 11 जजेस की बेंच, 11 न्यायाधीशों की पीठ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में फर्दर ये क्वेश्चन राइज किया कि क्या संविधान संशोधन लॉ है, विधि है या प्रोसीजर। एंड 6-5 के मेजॉरिटी से, 6-5 के बहुमत से न्यायालय ने प्रीवियस दोनों जजमेंट को रिवर्ट कर दिया, पलट दिया। न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन विधि है और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ, इट इज नॉट प्रोसीजर। ये प्रक्रिया नहीं है। और जैसे संविधान संशोधन विधि के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, वैसे ही अब पार्लियामेंट को संविधान संशोधन की शक्ति समाप्त हो गई। यही नहीं, गोलकनाथ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोस्पेक्टिव रूल भी डिसाइड किया। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य लक्ष्य सिद्धांत दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव रूल। इसमें कहा कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, और अगर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो उसे नई संविधान सभा बुलानी होगी। ये निर्णय आगामी संशोधनों में लागू होगा। इसलिए गोलकनाथ का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है जो पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए, क्योंकि उसने जो है संविधान संशोधन को लॉ डिक्लेयर किया। इसके बाद फिर से केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में यह क्वेश्चन पुनः राइज हुआ, और अब तक भारत का लार्जेस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 मेजॉरिटी से, 7-6 के बहुमत से गोलकनाथ के निर्णय को रिवर्ट कर दिया, गोलकनाथ के निर्णय को पलट दिया। उसने कहा कि संविधान संशोधन जो है वो प्रक्रिया है, ये प्रोसीजर है, इट इज नॉट लॉ, ये विधि नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट, संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, पर ऐसा संशोधन जो है असीमित नहीं है। पार्लियामेंट हैव नॉट अनलिमिटेड पावर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद को संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है, उस पर संशोधन की एक सीमा होगी। So Parliament cannot be amend a basic structure of the Constitution.
संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता है। इसी केस में पहली बार मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। इसलिए जो है केशवानंद भारती को भारत का लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है। और इसने जो है पार्लियामेंट पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि पार्लियामेंट संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। और इस मूल ढांचे के डक्ट्राइन को मिनर्वा मिल वर्सेस भारत संघ के केस में अनुमोदित कर लिया गया। तो 13 एक ऐसा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को एज ए गार्जियन रिप्रेजेंट करती है। इसी आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का पावर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मिलता है। और यही आर्टिकल जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए काम करती है। इस प्रकार 13 जो है बैकबोन ऑफ द फंडामेंटल राइट के रूप में भी काम करती है।